Next is tRNA or the adapter molecule. It was clear to Francis Crick since beginning that there should be a mechanism to read the genetic code to link to the amino acid. क्योंकि जेनेटिक कोड के पास खुद की कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि वो खुद से कोड को रीड कर पाए और फिर वहां पर जाके अटैच हो जाए कि हाँ ये वाला मेरा कोड है, मैं यहाँ जाके अटैच हो जाता हूँ, ऐसा नहीं होता. अब यहाँ पे आता है tRNA और now known as the soluble or the sRNA was known before the genetic code was postulated, but its role as an adapter is assigned a few years later. tRNA के पास क्या होता है, एक एंटीकोडोन लूप होता है. अब हर एक अमीनो एसिड का अपना एक tRNA होता है. फॉर एग्जाम्पल AUG ही ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने AUG ले लिया. अब इसका जो tRNA होगा, अब ये अगर इसका एक tRNA है तो इसके एंटीकोडोन पे क्या लिखा हुआ होगा, UAC. यही लिखा होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसके मिथ्योनिन होगा. तो हर एक अमीनो एसिड का अपना एक क्या होता है, एंटीकोडोन, अपना एक tRNA होता है जिसपे एक एंटीकोडोन लूप होता है दैट अटैच टू द कॉम्प्लीमेंट्री कोड इन द न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ये काम होता है बेसिकली किसका, एक tRNA का. फॉर इनिशिएशन देयर आर इनिशिएटेड tRNAs और स्टॉप करने के लिए या टर्मिनेशन के लिए कोई भी tRNAs नहीं होते. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज लुक लाइक अ क्लोवर लीफ, और जो 3D स्ट्रक्चर होता है दैट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड L. दिस इज द 2D स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA and this is the 3D structure of tRNA that looks like an inverted L, और जो 2D स्ट्रक्चर होता है that looks like an clover leaf. अगर हम यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर में देखें तो दिस इज द एंटीकोडोन लूप. यहाँ पे ये एंटीकोड लिखा हुआ है और ये क्या है, हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जहां पर ये जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड कोड लिखा हुआ है. और इस साइड क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड. साइट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता कहाँ है, दिस प्रोसेस ओकर्स इन द साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बिकॉज साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, राइबोसोम्स है, एंड राइबोसोम्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर दिस प्रोसेस. ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और राइबोसोम कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में. तो ट्रांसलेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNAs and about 80 different protein. In its inactive form, it consists of 2 subunits. एक large subunit होती है और एक small subunit होती है. When the small subunit encounters an mRNA, जो process होता है translation का, वो शुरू हो जाता है. Next is the process of translation. ट्रांसलेशन के प्रोसेस में सबसे पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड को सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है. किस तरीके से, इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्निटिव tRNAs. मतलब कि अमीनो एसिड को अटैच करवाया जाता है ATP के साथ, और फिर ATP के थ्रू इनको अटैच करवाया जाता है किसके साथ, इनके कॉग्निटिव tRNA के साथ. तो सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, मतलब वो tRNA से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ ATP. चार्जिंग ऑफ tRNA और अमीनो एसाइलेशन. चार्जिंग ऑफ tRNA क्या होता है, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है दैट विल कंबाइन टू इट्स कॉग्निटिव tRNA, और क्या बनाएंगे वो, चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA. यही प्रोसेस होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. Next is the synthesis of polypeptide chain. अब ये polypeptide chain बनेगी किस तरीके से, सबसे पहले होता है इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब कि शुरू हो रहा है. ये प्रोसेस कैसे शुरू होगा, राइबोसोम जो होगा that will bind to mRNA at the start codon that is usually AUG.
उसके बाद होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, हियर द कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक्ड टू द टीआरएनए सीक्वेंशियली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडोन, और राइबोसोम्स जो होते हैं दैट विल मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द एमआरएनए टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्मिनेशन में क्या होता है, रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन, जिसकी वजह से जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। नाउ व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर द रेगुलेशन कैन बी एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल या फिर ट्रांसलेशन लेवल पर, या फिर स्प्लिसिंग की जब स्प्लिसिंग होती है तब, या फिर जब एमआरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस से कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज ऑपेरॉन मॉडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है दैट वाज गिवन बाय जैकोब एंड मुनोड, ये हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपेरॉन आर प्रोमोटर, ऑपरेटर, सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटर जीन। ईच ऑपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है द लैक ऑपेरॉन। यहाँ पर जो लैक होता है, लैक मीन्स लैक्टोज, लैक्टोज ऑपेरॉन है ये बेसिकली, और ये फर्स्ट ऑपेरॉन है जो कि किसने ढूंढा था, जैकोब और मोनेड ने ढूंढा था। A polycystron structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. Structural gene क्या होते हैं, they actually control the synthesis of mRNA through transcription. Regulatory gene क्या होता है, it also known as the inhibitory gene या फिर I gene भी हम इसको बोलते हैं। लैक ओपेरॉन के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हमें देखने को मिलते हैं, X, Y एंड A। यहाँ पे जो X होता है that will code for Z, Y एंड A। यहाँ पे जो Z होता है वो क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा that will hydrolyze the lactose into glucose and galactose। और Y जो होता है that is responsible for the release of permease, और A जो होता है that will release transacetylase enzyme। 3 जीन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं लैक ऑपेरॉन के अंदर। ऑपरेटर जीन देखने को मिलता है, प्रमोटर जीन देखने को मिलता है, और रिप्रेसर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑपरेटर जीन क्या होता है, व्हेन रिप्रेसर ऑफ रेगुलेटर जीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन इट विल स्विच ऑफ, और promoter gene act as a binding site for RNA polymerase enzyme. Repressor is a proteinaceous substance formed by the regulatory genes. Next is inducer. It is a chemical substance which when present in the medium combines with the repressor resulting in some conformational changes in the repressor. Regulation of lैक ऑपेरॉन by repressor is referred to as negative regulation, और हमें positive regulation भी लैक ऑपेरॉन के अंदर देखने को मिलता है। Next is the Human Genome Project. With the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast technique for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in 1990. This was also known as a mega project. It was started by National Institute of Health for Sequencing Human Genome in 1990 and by Wellcome Trust of UK. Later it was joined by Japan, France, Germany, China and some other countries. Next are the goal of HGP or the Human Genome Project. Goals क्या क्या थे इसके? To identify all the genes in the human DNA and to determine the sequence of 3 billion chemical base pairs that make up human DNA and to store this information in the database.
improve the tool for data analysis and transfer related technologies to the other sectors such as industries, address ethical, legal and social issues that may arise due to this project. Salient features of Human Genome Projects are: the Human Genome Project contains 3,164.7 million base pairs. Average consists of 300 bases, but size may vary greatly. Function of unknown for cover 50% of discovered gene, less than 2% of genetic code जो होते हैं, that code for protein, and scientists have identified about 1.4 million location जहाँ पर single bases DNA के अंदर occur होते हैं. What are the application of Human Genome Project? इस प्रोजेक्ट की वजह से वी कैन अप्रोच क्वेश्चंस सिस्टमैटिकली, मतलब जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सिस्टमैटिकली अप्रोच कर सकते हैं और ब्रॉड स्केल पे हम उनको स्टडी कर सकते हैं. एंड वी कैन स्टडी ऑल द जीन्स जो हमारे जीनोम में प्रेजेंट है. इट इंक्रीजेस आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम. नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें ना, तो 90 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चलता है कि 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस ह्यूमंस के अंदर सेम ही होते हैं. 99.9 बेस पेयर्स सेम होते हैं. सर एलिस जेफरी 1984 के अंदर ही डिस्कवर्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज द रिपीटेटिव डीएनए are separated from the bulk genome DNA as the difference peaks during the density gradient centrifugation. Depending on the base composition और length कैसी है सेगमेंट की और कितने नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट है, सैटेलाइट डीएनए को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स. अब जो ये मिनी सैटेलाइट्स होती हैं, दीज आर नोन एज VNTRs और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. The small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. The copy numbers vary from chromosome to chromosome in an individual. These sequences are normally do not code for any protein, but they form the large portion of the human genome. Next are the technique of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting के process में क्या होता है? The technique involved southern blot hybridization using radio label VNTR as a probe. Steps क्या होते हैं DNA fingerprinting के? सबसे पहले तो DNA को isolate किया जाता है, फिर उसको digest करवाया जाता है, कट करवाया जाता है with the help of restriction enzymes. फिर उनको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नेम्ड एज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस. फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्युलोज या फिर नायलॉन के अंदर. फिर हाइब्रिडाइजेशन को यूज किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब. फिर डिटेक्ट किया जाता है हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स को. ये स्टेप होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के. अब ये जो स्टेप्स होते हैं ये हम किस में पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीपली पढ़ेंगे. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR जो ऑटो रेडियोग्राम्स होते हैं दैट विल गिव मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. दीज बैंड्स गिव कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए. Next are the application of DNA fingerprinting. It is useful in the detection of crime या फिर illegal pursuits, or it is also used to solve paternity disputes, and it helps us in determining population and evolutionary studies. That's it for this lecture. Stay tuned for the next series.